अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जागती आँख और सुनते कानों को फैसल गफूर का IM हिस्टोरियन चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक ऐसी शख्सियत के घर के बाहर बैठे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र ज़ीरो से हीरो की जानब तय किया। शुरुआत में उन्होंने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया और बहुत ही कठिन दौर से गुजरे। उन हालात में जब भी मैं उनसे मिलता था तो दिल ही दिल में दुआ करता था कि या अल्लाह इनके हाल पर रहम कर। उन हालात में बहुत से रिश्तेदार और दोस्त हजरात इनका साथ छोड़ गए, लेकिन कहते हैं अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। फिर वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और आज हम उनसे पूछेंगे कि वो कैसा मोड़ था जहां पर उन्होंने दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर ली। पेशे के एतबार से वो नावल नगार हैं, एक फ़िल्म भी लिख चुके हैं, 100 से ज़्यादा वो फैमिली स्टेज प्ले लिख चुके हैं, बहुत से अखबारात में आर्टिकल भी लिख रहे हैं और आजकल पाक आर्मी के हलाल मैगज़ीन में आर्टिकल राइटर हैं। छोटी छोटी कहानियाँ लिखने वाला राइटर आज 14 किताबों का नामवर मुसन्नफ कैसे बन गया। द फेमस राइटर ऑफ पाकिस्तान, द डायनामिक पर्सनैलिटी ऑफ पंजाब, द अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी ऑफ फैसलाबाद की जरखेज मिट्टी का मायानाज सपूत मोहम्मद फयाज माही। वालेकुम अस्सलाम। जी दोस्तों, एक आम सा बच्चा फयाज माही से मोहम्मद फयाज माही कैसे बना, आइए इनसे पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फैसल गफूर का मशकूर हूँ, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और मेरे बारे में आप सब दोस्तों को जानने का वो मौका उन्होंने फराहम किया। जो बहुत से मेरी ज़िंदगी के बारे में हालात हैं, वाक़यात हैं जो आज तक पोशीदा थे, उनके बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। IM हिस्टोरियन के नाम से इनका चैनल है। मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो YouTube व्यूवर हैं वो इनके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इनकी बनाई हुई हर वीडियो जो है ना वो एक कीमती सबक लेकर आती है। चंद मिनट के लिए अगर आप इनका चैनल देखते हैं तो आपको बहुत एक कभी ना ख़त्म होने वाला फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। तो मेरे बारे में इन्होंने सवाल किया है जो कि आप दोस्तों के लिए है। मैं अपने बारे में इतना ही कहूँगा कि फयाज से मोहम्मद फयाज माही बनने तक का जो सफ़र था वो मेरी ज़िंदगी का बहुत कठिन और मुश्किल सफ़र था। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में फैसल ने आपको बताया था कि बहुत सी मुश्किलात से निकल कर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। गलियों में गुब्बारे भी बेचे, छलियाँ भी बेची, जो शकरकंदी, आलू चने, चाट, ये पाकिस्तान के परचम जब कागज़ों पे प्रिंट हुआ करते थे वो भी जो होते हैं सरकंडे जिन्हें हम काने कहते हैं, उन पे लगाकर वो भी गलियों में बेचे। सब्ज़ी मंडी में काम किया, करियाने की दुकान पे काम किया, कपड़े की दुकान पे मजदूरी की। रातों को गलियों में जाग जाग कर जो शहरी पे लोग जगाया करते थे हमने वो भी काम किया। शुगल मेले भी किए, हंसी मजाक भी किया, लेकिन कोशिश ये की कि कभी भी किसी की दिल आज़ारी ना हो। राइटर बहुत हसास होते हैं, ये जो हसासियत है ये अल्लाह ताला की तरफ से अता होती है। मैं समझता हूँ कि आज अगर मैंने 14 किताबें लिखी हैं तो जो हसासियत मुझे मिली है ये सब अल्लाह ताला की अता है। अपने बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ मैं, बहुत पहले भी चैनल्स पर, अखबारात में, रेडियो पे भी, टीवी पे भी आपने मुझे देखा होगा। लेकिन फैसल चूँकि मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं, ये ऑन एयर आने से पहले मुझसे ऐसे सवाल भी कर रहे थे जो आप दोस्तों ने आज तक जिनके जवाब नहीं सुने। हम वो भी बातें करेंगे आपसे, लेकिन इसके लिए जितना भी वक्त दरकार है हम कोशिश करेंगे थोड़े टाइम में ज़्यादा काम करें। तो मैं फैसल का मशकूर हूँ, इसके चैनल का मशकूर हूँ। अपनी जो भी बातें हैं मैं इंशाल्लाह आपसे करूँगा, इनके सवालात के जवाब पूरी ईमानदारी से दूँगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद फयाज माही साहब। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब आपके ऊपर इब्तदाई मुश्किलात थीं तो बहुत से चैनल्स ने आपको इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में, मैंने वो प्रोग्राम्स भी देखे हैं, लेकिन जब इमदाद का टाइम आता था तो वो लोग भाग जाते थे या फ़ोन ही नहीं उठाते थे। उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा जो एक खौफनाक चीज़ हमारे मुआशरे में पनप रही है वो ये है कि मुनाफ़क़त। किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में किसी के साथ मुनाफ़क़त मत करें।
मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी की दिल आज़ारी से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन जब मेरी दिल आज़ारी हुई तो पता चला कि लोग एक चेहरे के पीछे दो चेहरे नहीं, कई चेहरे लगा के बैठे हुए हैं। बहुत बड़े बड़े चैनल्स, नाम लेना मैं तौहीन समझता हूँ अपने फ़न की, अपनी ज़ात की, क्योंकि मोहम्मद फैयाज़ माही आप लोगों की वजह से, आप रीडर्स की वजह से आज एक पर्सनैलिटी है। ये सब मुकाम अल्लाह का दिया हुआ आपके तवज्जुह से है। वो चैनल ने जो मेरे साथ काम किया वो उनका अपना एक ज़र्फ़ था, लेकिन जो आला ज़र्फ़ी अल्लाह ताला ने मुझे मेरे माँ बाप की तरफ से दी है और एक राइटर होने का एजाज़ मुझे दिया अल्लाह करीम ने, मैं आला ज़र्फ़ होने के नाते किसी भी चैनल का नाम नहीं लूँगा। फैसल के सवाल का जवाब ये है कि उन्होंने अपना ज़र्फ़ दिखाया, मेरी बेबसी को बेचा, मेरी मजबूरी को बेचा, मेरे नाम पर जितना फ़ंड था उन्होंने खाया, मेरे नाम पर जितने पैसे अब्रॉड से आए उन्होंने खाए। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि अगर आप मुझे बेच रहे हो तो कम से कम मेरा वो मोल तो लगाओ जो है। एक अदीब का इतना मोल तो लगा दो कि उसे सिर्फ इज़्ज़त ही दे दो। मेरे फ़ोन ना सुनने की बात फैसल ने की, ये बिल्कुल सच्ची बात है, क्योंकि फैसल मेरे बहुत करीब रहे और मेरे दुख में भी इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। बहुत से ऐसे दोस्त हैं फैसल जैसे जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनका ममनून हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे दोस्त जो मेरा साथ छोड़ गए उस वक़्त, उसमें सरफ़हरिस्त चैनल्स के लोग हैं जिन्होंने मेरे घर आकर मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया, तमाशा देखा। मैं वो बातें अब बार बार दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि वो दौर गुजर गया। अब अल्लाह करीम ने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं आपके सामने हूँ। ये इज़्ज़त मुझे कैसे मिली है इसके बारे में भी मैं सवाल का जवाब दूंगा। तो जो चैनल ने किया वो उनका ज़र्फ़ था, जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा ज़र्फ़ है। जी दोस्तों, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि फैयाज़ माही साहब ने 100 से ज़्यादा इस्लाही फैमिली प्लेस लिखे हैं, और आज मैं उनसे ये पूछूंगा, ये ज़रा थोड़ा सा पर्सनल सवाल हो जाता है क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, तो मुझे इसका जवाब भी दे देंगे। मुझे इतना पता है कि जब आपने 100 से ज़्यादा स्टेज प्ले लिख के लाहौर भेजे थे, मुझे इस बात का भी पता है, तो लाहौर के एक बहुत नामवर राइटर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो उन्होंने आपको उसका मुआवजा भी दिया था या नहीं? सबसे पहली बात तो ये है कि फैमिली स्टेज प्ले जो होते हैं उनकी कमर्शियलिज्म कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने फैमिली स्टेज प्ले लिखे थे जो कि सबक आमोज़ थे। लाहौर किस दोस्त को भेजे, वो मुल्क का नामवर राइटर है, नामवर फ़नकार है, अल्लाह उनको और इज़्ज़त दे, मेरी दुआएं उनके साथ हैं। वो मेरे लिखे हुए स्टेज प्ले जो थे हमने अपनी टीम के साथ, जिसमें फैसल भी शामिल था, फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पर किए, उनमें से बहुत से प्लेस। और अल्लाह ताला का इतना शुक्र है कि मेरे लिखे हुए हर ड्रामे में, जिसको शकील शेख साहब जो हमारे सीनियर हैं, जिन्होंने हमें स्टेज पे चलना सिखाया, जिन्होंने हमें बताया कि लफ्ज़ अगर बोला जाए तो कैसे बोला जाए, हमारे लिए काबिल एहतराम है। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत अता फरमाए, हमारे सर पे अल्लाह कायम रखें। वो हमारे लिखे हुए स्टेज प्ले, अल्लाह ताला ने उनसे हमें इतनी इज़्ज़त दी कि जो फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के गेट हैं, मेन गेट नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम के, वो मेन गेट बंद करना पड़ते थे क्योंकि पब्लिक जंगले फैलान कर अंदर आ जाती थी। सिक्योरिटी जो थी वो बहुत टाइट करना पड़ती थी। लोगों ने, हमारे व्यूवर्स ने, हमारे हाज़रीन ने, जो नाजरीन बनकर वो प्ले देखे, वो जो कारपेट था, हाल का कारपेट, वहाँ पे बैठे, जो सीढ़ियाँ थी वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने प्लेस देखे। अल्लाह ताला ने मुझे उन प्लेस से बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल के स्टेज पर खड़े होना, मैं समझता हूँ दुनिया के हर स्टेज पर खड़े होने के बराबर है, क्योंकि फैसलाबाद स्टेज जो आर्ट काउंसिल का स्टेज था, उसमें हमें देखने वाले ज़िंदगी के हर शोबा है फ़िक्र से लोग तल्लुक़ रखते थे। उनमें डॉक्टर भी थे, वकील भी थे, उलमा इकराम भी थे, उनमें ऑफिसर भी थे, उनमें ब्यूरोक्रेसी के लोग थे, इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, पुलिस के लोग थे। उन सब लोगों ने अपनी अपनी राय के मुताबिक हमें अप्रिसिएशन भी दी और हमारे स्क्रिप्ट पर, हमारे काम पर तनकीद भी की। हम उनकी तनकीद से सीखा करते थे, हम सीख कर आगे बढ़े हैं। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, आज मेरा एक नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में इज़्ज़त के साथ मेरा नाम लिया जाता है।
जिनको मैंने लिख कर दिया है उनके नाम भी इज्जत से लिए जाते हैं। बस ये है कि उनके पीछे लिखारी कौन है, ये एक राज है, राज ही रहना चाहिए। अच्छा माही साहब, आपने आर्ट काउंसिल की बात की है, वो तो एक इस्लाही थिएटर है, वहाँ पे फैमिली थिएटर होता है, तो आपके हिसाब से कमर्शियल थिएटर की तबाही का जिम्मेदार कौन है? ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे काम से, खासकर मैं कहूँगा मेरे काम से रिलेटेड है। फैसल, आपने देखा कि फैसलाबाद आर्ट काउंसिल में हमने जो काम किया वो फैमिलीज़ के लिए था। उसमें आपकी, मेरी, हम सब की, बल्कि कमिश्नर साहब की फैमिलीज़ भी मदऊ हुआ करती थी, एलीट क्लासेस मदऊ हुआ करती थी। हमने लाहौर जाके भी काम किया, वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ने इज्जत दी। पूरे पंजाब से तीसरा हमने अवार्ड जो है वो हासिल किया बेस्ट ड्रामे का। जो आपने कमर्शियल थिएटर के सवाल की बात की है, उसका मैं सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार स्क्रिप्ट राइटर को समझता हूँ। स्क्रिप्ट का ना होना, ये देखें कमर्शियल किया है कवि खान साहब ने, सोहेल अहमद साहब ने, अमानुल्लाह साहब ने, नईम ताहर साहब ने, इरफान खोसट साहब, जमील फ़खरी साहब, इतने बड़े बड़े नाम हैं, मैं उंगलियों पे नहीं गिन सकता। बड़े मोतबर नाम हैं, हमारे सीनियर हैं जिन्होंने थिएटर को ज़िंदगी दी, अपना खून दिया। अफजाल अहमद साहब के बारे में मैं पढ़ रहा था कि जब उन्होंने तमाशिल थिएटर बनाया तो उनका घर बिक गया, उनकी गाड़ी बिक गई, उनका सब कुछ नीलाम हो गया। वो चाइना के साइकिल पे आया करते थे मज़दूरों को मजदूरी देने के लिए। तो इधर ओपन एयर थिएटर जब होता था फैसलाबाद में, तो मैं खुद वो जो अनवार की लकड़ की बनी हुई कुर्सी होती थी, मैं वो कुर्सियाँ लगाया करता था। वहाँ पे पानी का छिड़काव किया जाता था ताकि आने वाले मुअज़्ज़ज़ जो फ़नकार हैं, जो लोगों के लिए तफरीह का बायस बनते हैं, उनको कोई ज़हमत ना हो। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि स्क्रिप्ट राइटर चला गया, उसकी जगह बेहूदगी आ गई, बेहंगम डांस आ गया। जो कि रक्स था, पहले रक्स जो था वो एक अज़ा की शायरी कहा जाता है, लेकिन थिएटर को कमर्शियलिज्म की तरफ ले जाने में स्क्रिप्ट राइटर ने बेड़ा गर्क कर दिया। रक्स की जगह बेहंगम डांस आ गया, घुंघरू आ गए, पायल की जगह घुंघरुओं ने ले ली, घुंघरुओं की जगह बदमाशी आ गई, बदमाशी की जगह पे वो चीज़ें आ गई जो कोई भी आप, मैं या कोई भी फैमिली वाला अपनी फैमिली के साथ बैठकर हम उस थिएटर को नहीं देख सकते। इसका सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो फनकार है जिसने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए छोटे फनकार का इस्तेहसाल किया, छोटे फनकार की इज़्ज़त नहीं की, बड़े फनकार को एहतराम नहीं दिया। और आज आप देख सकते हैं कि वो सभी फनकार जिन्होंने थिएटर की तबाही में अहम किरदार अदा किया है, वो सभी फनकार दर बदर फिर रहे हैं। कोई 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, कोई 1 वक्त के पानी को तरस रहा है, कोई अपने घर का निज़ाम चलाने के लिए मजबूर है, सड़क पे ठेला लगा कर बैठा है। ये बात मुझे बहुत दुख देती है, बहुत अजियत वाली बात है कि फनकार जिस बंदे के साथ जुड़ जाता है, ये लफ्ज़ फनकार का मतलब है कि वो आदमी दुनिया में कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब आप अपने फ़न की कदर नहीं करते, अपने फ़न को एहतराम नहीं देते, तो वो फनकारी आपकी सड़कों पे रुल जाती है, आप उस फ़न को ज़ाया करते हैं। मेरी बड़े बड़े नामवर फ़नकारों से दरख्वास्त है, जो डायरेक्टर हैं, जो कमर्शियल कर रहे हैं, हमारे फैसलाबाद में, लाहौर में मेरे बड़े बड़े दोस्त हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है। स्पेशली मैं अपने दोस्त, मेरे क्लास फेलो नसीम विक्की, मैं उनका नाम बड़े एहतराम से लेता हूं क्योंकि वो मेरे क्लास फेलो भी हैं और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी स्टेज पे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि नसीम विक्की, आप राइटर भी हैं, आप डायरेक्टर भी हैं, आप में फ़न भी है, आप में टैलेंट भी है, इस तरफ तवज्जो दें कि स्क्रिप्ट को लाया जाए, कमर्शियलिज्म को ख़त्म करके, बेहुदा गुफ्तगू को ख़त्म करके, माँ बहन की इज़्ज़त को ना उछाला जाए, बाप के एहतराम को, बाप के तकद्दुस को सामने रखा जाए, उसमें स्क्रिप्ट हो और स्क्रिप्ट पे ही काम हो। और जो अदारे इस पर मॉनिटरिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा कसूर उनका भी है। मैं अब नाम लूँगा तो बहुत से दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। वो रेसल देखने जाते हैं, चाय पी, पानी पिया, 2 गाने सुने, ठीक है भाई, स्क्रिप्ट पर गौर ही नहीं किया आपने। लेकिन जो जब
चलता है काम, स्टेज पे आते हैं फनकार, वो अपनी मर्ज़ी की बेहुदा गुफ्तगू करते हैं। और आगे जो तमाशाई है, माजरत के साथ कहूँगा, वो स्टेज और थिएटर देखने वाले तमाशाई नहीं हैं, वो सिर्फ तमाशबीन हैं जो तमाशा देखने जाते हैं। माही साहब, एक आपसे सवाल करना चाहूँगा कि माशाल्लाह अब आपके पास घर भी है, गाड़ी भी है अपनी, और माशाल्लाह बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अपनी आपकी लाइफ जो है वेल सेटल्ड है, तो अभी भी कोई दिल में ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो? इस इंटरव्यू के शुरू में मैंने कहा था कि मैंने बहुत से क्राइसिस देखे हैं। फैसल ने सवाल किया कि मेरे पास घर भी है, गाड़ी भी है और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। ख्वाहिशें हर इंसान के दिल में होती हैं। सबसे पहले तो मैं इंतहाई एहतराम के साथ अर्ज़ करूँगा कि ये जो मुकाम मुझे मिला है, ये जो घर मुझे मिला है, जिस घर के बाहर मैं बैठा हूँ, इस घर को दिलाने में मेरे साथ मौजूदा और साबका किसी भी हुकूमती ओहदेदार का कोई हाथ नहीं है। ये घर मुझे बहरिया टाउन की जानिब से मिला है। मलक रियाज साहब ने ये घर मुझे दिया है। मेरी 5 बेटियां, मैं और मेरी मिसेस, हम 7 लोग किराए के घर में एक कमरे में रहते थे। तो वो तकलीफ़ का एहसास आप इस बात से अंदाज़ा करें कि पास ही मेरे मामू का घर था। मेरी 2 बड़ी बेटियों को उधर जाकर रात को सोना पड़ता था क्योंकि जगह की कमी थी। तो मेरी इस तकलीफ़ को देखते हुए दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र में मोहम्मद अजमल जामी साहब, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मेरा इंटरव्यू किया। मेरी तकलीफ़ अपने प्रोग्राम में उन्होंने बयान की। तो मलक रियाज साहब ने ख़ास मेहरबानी फरमाई, मुझे ये घर उन्होंने, जो कि 2.5 मरले पर मुहित है, ये मुझे घर दिया। ये मेरी अपनी छत है, इसमें 3 कमरे हैं। मैं एक कमरे से निकल कर 3 कमरों में आ गया हूँ। ये मेरे लिए अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है। लोग बहुत कुछ कहते हैं मलक रियाज साहब के बारे में, और लोग बहुत कुछ कहते हैं पाक फ़ौज के बारे में। पाक फ़ौज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि किताबें लिखने के बाद जैसे ही मेरा इंटरव्यू मुजीबुर रहमान शामी साहब और जामी साहब के प्रोग्राम में होने हुआ, तो ISPR की जानिब से मुझे कॉल आई कर्नल शफीकुर रहमान साहब की तरफ से कि हम आपसे एक मीटिंग करना चाहते हैं, जो मीटिंग DG साहब से होगी। DG साहब उस वक़्त के मेजर जनरल आसफ गफूर साहब थे, DG ISPR, काबिल एहतराम मेरे लिए। उन्होंने मुझे मुलाकात का मौका दिया और मेरी जो परेशानियां थी उन सब का अहाता उन्होंने इस तरह किया कि मेरे साथ उन्होंने अपने ऑफिस में GHQ में काफ़ी वक्त गुजारा। वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन और यादगार लम्हे। फ़ौज पर तंज करने वाले दोस्तों से मैं एक दरख्वास्त करूँगा कि मैं एक छोटे लेवल से उठकर वहाँ पे पहुँचा हूँ, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये मुझे फ़ौज ने इज़्ज़त दी है, ये मुझे मलक रियाज साहब ने इज़्ज़त दी है, ये मुझे मुजीबुर रहमान शामी साहब और मोहम्मद अजमल जामी साहब ने इज़्ज़त दी है। तो जो लोग एक छोटे बंदे को इज़्ज़त दे रहे हैं, तो मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप भी उनको इज़्ज़त दें। मैं आपको पाबंद नहीं कर रहा, बात करने का सिर्फ मकसद ये है कि इतने बड़े बड़े लोगों ने एक छोटे बंदे पे नज़र की है। ये सब अल्लाह के हुक्म से हुआ है, बेशक इसमें किसी का कोई अहम किरदार नहीं है, ये सब अल्लाह के हुक्म से। मैं अल्लाह ताला की ज़ात का बहुत ममनून हूँ। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकूँ। तो बहुत सी ख्वाहिशें रह गई हैं। वो ख्वाहिशें ऐसे रह गई कि अब बेटियों की शादियाँ करनी हैं। अल्लाह ताला ने ये इज़्ज़त दे दी कि मेजर जनरल आसफ गफूर साहब ने मुझे, जो पाक आर्मी का हिलाल मैगज़ीन है जो 1948 से प्रिंट हो रहा है ISPR के प्लेटफार्म से, उसमें मुझे आर्टिकल लिखने की जॉब दे दी। मैं एज एन आर्टिकल राइटर ISPR हिलाल मैगज़ीन में आर्टिकल लिखता हूँ हर माह। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा फ़ौज के साथ तल्लक है। तल्लक इस तरह जुड़ा है कि आर्टिकल लिखने की जॉब तो आज मिली है, ये तो तल्लक तब से है जब से पाक फ़ौज मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर हमारी सरहदों की अमीन है, सरहदों की हिफाजत करती है। पूछे उन लोगों से, पूछे उन मुल्कों से जिनके पास फ़ौज नहीं है, क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, फ़लस्तीन में, शाम में, बहरीन में, रोहिंग्या में।
मुसलमान जुल्म की चक्की में पिस रहा है। एक गिद्ध आता है, एक अकाब आता है जो मुर्दार खाने के लिए मंडेर पे बैठा इंतज़ार करता है कि कब इंसान मरे, कब मैं उसका गोश्त खाऊं। फौज पर, अदारों पर तनकीद करके वो मुर्दार मत बने। इब्तदाई मुश्किल हालात में जो लोग आपका साथ छोड़ गए थे, जो दोस्त हजरात, कुछ रिश्तेदार भी, तो उनके बारे में, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सवाल अच्छा है, लेकिन मैंने जितनी बातें की हैं मेरा ख्याल है कि उनमें इनका जवाब भी आ गया होगा कि जो आला ज़रफ़ी होती है वो सबको विरासत में नहीं मिलती। इसमें एक शेर में मैं इसका सारा जो लुब्बे लबाब है पेश करने की कोशिश करूँगा कि जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिला करते हैं, सुराही सरनगू होकर भरा करती है पैमाना। मैंने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ा है और 10 साल से टीचिंग भी कर रहा हूँ। ये सब आपकी जो किताबें हैं माशाल्लाह 14 किताबें, ये पढ़ा लिखा तबका पढ़ता है, तो जब वो इसकी रीडिंग करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? ये किताबों से मुतल्लिक़ आपने सवाल किया, बहुत अच्छा किया। मैं सबसे पहले तो इस बात पे फ़ख्र महसूस करता हूँ, मेरी अपनी जो तलीम है वो कुछ भी नहीं है, ये सारा इल्म है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किया है। और मैं अक्सर अपनी किताबों में, आर्टिकल में लिखता हूँ कि तालीम जो है वो डिग्रियों की मोहताज होती है, इल्म डिग्रियों का मोहताज नहीं होता। एक मैं अपने दोस्तों से बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मेरी नावल निगारी पर थीसिस लिखा गया है, 244 पेजेस हैं उसके। ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और फिर मेरा नावल लब्बैक है इश्क आप देख रहे हैं, इस पे जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एक लड़की निमरा एहसान ने एक मकाला लिखा है, ये भी मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। अब आप जैसे पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर लोग, टीचर, लायर, जजेस और वो ऐसा तबका जो इल्म व अदब के साथ तल्लुक़ रखता है, जब मेरी किताबें पढ़ के मुझे फ़ीडबैक देते हैं तो आप यकीन करेंगे मुझे इतनी खुशी होती है कि वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि कम तलीम याफ्ता आदमी हूँ, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है उस इल्म का इस्तेमाल मैं इस तरह कर रहा हूँ कि अपनी बात, अपने इल्म की बात, अपने अदब की बात, उर्दू की बात मैं पूरी दुनिया के उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो लोग उर्दू को समझते हैं, अदब को समझते हैं, इल्म को समझते हैं और किताबों से मोहब्बत करते हैं। ये मेरे लिए उन मोहब्बत करने वाले दोस्तों का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है जो मुझे उनकी सूरत में मिला है। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, उनकी मोहब्बत को, उनकी किताब दोस्ती को सलाम पेश करता हूँ। गुज़श्ता हुकूमतों ने, हुक्मरानों ने आपके लिए कुछ नहीं किया, ये तो हम आपके इंटरव्यूज़ में भी सुनते रहे हैं। तो अगर मौजूदा हुकूमत आपको कुछ ऑफ़र करे तो किस ओहदे पर आप काम करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जो अदीब होता है वो मुआशरे की दुखती रग पे हाथ रख कर अपने कलम का खून निचोड़ता है। अदीब को वो इज़्ज़त मिलनी चाहिए जो एक उस्ताद की इज़्ज़त होती है, क्योंकि नस्लों को संवारने में अदीब का बहुत बड़ा किरदार होता है। तो गुज़श्ता जो हुकूमतें थी, जो उनके नुमाइंदे थे, वो तो बात गई। अब मौजूदा हुकूमत की अगर आप बात करते हैं तो मैं किसी भी बड़े ओहदे का तलबगार नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अदीब को इज़्ज़त दी जाए। मुआशरे में उन लोगों का बहुत मुकाम होता है जो एक किताब लिखकर आने वाली नस्लों को सीधी राह दिखाते हैं। अगर मुझे कोई ऑफ़र होती है जो कि नहीं होने वाली, मुझे पता है, क्योंकि हुकूमतों के पास बहुत से लोग मुझसे बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, अगर होता है ऐसा तो मैं इमरान खान साहब से कहूँगा, अपने उस्मान बुज़दार साहब जो वज़ीर आला पंजाब के और हमारे मोतबर अदारे, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आप कोई भी एक ऐसा अदारा जिसको आप समझते हैं कि ये ठीक काम नहीं कर रहा या ये ठीक काम नहीं कर सकता, टोटली इख्तियार के साथ मुझे दे दें और इंशाअल्लाह उसकी बदली हुई जो हालत होगी वो आपको नज़र आएगी।
काम नज़र आएगा। मैं काम करना चाहता हूँ, मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए वो काम करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो, हम करप्शन से निकल जाएं। तालीम के मैदान में पीछे हैं, सेहत के मैदान में पीछे हैं, अदब के मैदान में पीछे हैं, खेलों के मैदान में पीछे हैं। बहुत से ऐसे मकामात हैं, ऐसे मैदान हैं जिनमें हम पीछे हैं। सबसे बड़ा जो एक दीमक है जो मुल्क को चाट रहा है, वो दीमक करप्शन का दीमक है। अगर हम करप्शन को ख़त्म करना चाहें तो मुझसे, अगर आप मेरी ज़ात से कोई काम हुकूमत लेना चाहती है तो मैं हर वो काम करने के लिए तैयार हूँ जो मुकम्मल इख्तियार के साथ मुझे दिया जाए, उसमें सियासी मुदाखलत ना हो। अगर काम लेना है तो इंशाअल्लाह वो काम करके दिखाऊंगा, उस अदारे को स्टैंड करके दिखाऊंगा। माही साहब, आपकी जो पहली 13 किताबें थीं वो भी मैंने पढ़ी हैं, और आपका जो 14वां नावल है ला शरीक, उसका भी मैंने मुतालिया किया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी किताब आपने लिखी है, उसकी पजीराई पर आपको मुबारकबाद। तो जब ये अवाम आपको इसका फ़ीडबैक दे रही है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा सवाल किताबों के बारे में किया गया। पहले जो 13 किताबें आपकी नज़रों से गुजरी हैं वो भी मैंने पूरे जी जान से लिखी हैं, लेकिन अपने इस नावल ला शरीक के बारे में मैं इतना कहूँगा कि ये सास बहू के झगड़े से हटकर एक लिखी गई कहानी है। इसमें नंद बावज का जो साजी एक टोला काम करता है वो नहीं है। इसमें जन जर ज़मीन के झगड़े से हटकर एक कहानी है। ये चूँकि मैं राइटर होने से पहले एक रीडर भी हूँ, कारी भी हूँ, मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। मैंने इस नावल को लिखने के बाद मैंने बार बार पढ़ा है, एक कारी की हैसियत से पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हर लिहाज से मुझे अच्छी किताब लगी है। अगर मैं कहूँगा ये साल का बेहतरीन नावल है तो इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने भी रीडर्स ने अब तक इसको पढ़ा है उनका जो फीडबैक मुझे मिल रहा है वो मेरे लिए बहुत हौसला अफजा है। मेरे कलम के लिए वो ऑक्सीजन का काम कर रहा है। इसमें जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने तनकीद की है, मैं उनकी तनकीद से सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इससे भी अच्छा लिखूँ, क्योंकि जब आप एक अच्छा काम करते हैं तो लोग आपसे दूसरे काम की भी अच्छाई की तवक्को रखते हैं। तो आज तक जो पहली सीढ़ी पे कदम रखा था घुंघरू और कशकोल से लेकर आज 14वीं सीढ़ी पे पहुंचा हूं, ये सब क़ारीन की मोहब्बत है, किताब दोस्तों की मोहब्बत है जिन्होंने मुझे फ़ीडबैक दिया। इस किताब का भी फ़ीडबैक मुझे बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आगे मज़ीद अच्छा करना पड़ेगा। मैं सब दोस्तों का बहुत ममनून हूँ जिन्होंने मेरी किताब ला शरीक का मुतालिया किया और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह कर रहे हैं। आज का आखिरी सवाल कि जो आज के नए राइटर्स हैं, और वो ड्रामा राइटर हो जाएं या फ़िल्म राइटर हैं या किताबों के मुसन्नफ़ीन हैं, उनके बारे में आपका क्या पैगाम है? आप क्या उनको कोई राय देना चाहते हैं? आप भी देखते हैं कि वो किस तरह का लिखते हैं। ये आखिरी सवाल जो है ना, मैं समझता हूँ कि पूरे इंटरव्यू की इसमें एक करीम है, एक जान है इसमें। जो हमारी नई नस्ल है, जो नए राइटर हैं, जो लिख रहे हैं, उनको लिखना चाहिए। लिखना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप एक कथारसिस करते हैं। आपके जो दिल की भड़ास है वो आप कलम के ज़रिए करतास पर बखेर देते हैं। लेकिन लिखने से पहले मैं एक आपने मशवरा मांगा है, सलाह मांगी है, तो मैं एक कम इल्म आदमी हूँ, कम तलीम याफ्ता बंदा हूँ, लेकिन जितना भी मैंने लिखा है वो मैंने पढ़ कर लिखा है। मैं आपको बताता चलूँ कि 40 साल से मेरे घर में अखबार आ रहा है। गुज़श्ता 40 साल से मैं मुसलसल रोज़ाना अखबारात का मुतालिया कर रहा हूँ। मैंने हज़ारों किताबें पढ़ी हैं। अपने जो सीनियर मेरे राइटर हैं, जिनमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हैं, अशफाक अहमद साहब हैं, बानो कुर्सिया हैं, मुमताज़ मुफ्ती हैं, रहीम गुल हैं, बड़े बड़े मोतबर नाम हैं। मैंने उन सब की तहरीरों से सीखा है। शख्सी तौर पर मेरा कोई उस्ताद नहीं है, लेकिन किताबें और अखबारात की जो तहरीरें हैं वो मेरी उस्ताद हैं, मैंने उनसे सीखा है। तो नया लिखने वालों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपने लिखना है तो ज़रूर लिखें, लेकिन पढ़ कर लिखें, और लिखने के लिए आपके पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। अगर हम कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं, हमारा कलम रुक गया है, तो हमारे पास उस रुके हुए लफ्ज़ को आगे बढ़ाने के लिए कम व बेश 10 लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा ज़हन में होना चाहिए। ये ज़ख़ीरा तभी आ सकता है जब हम पढ़ेंगे। तो कहानी लिखने के लिए कहानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस पर तवज्जो ज़रूर दें।
जी दोस्तों, आज हमने माही साहब का इंटरव्यू किया और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया इनसे सवालात करके और इनके जवाबात सुनकर। साइंस के इस जदीद दौर में किताबों की कदर कम नहीं हुई। अगर आप इल्म के प्यासे हैं तो आपके सामने इल्म का समंदर है, आप इससे अपनी इल्मी प्यास बुझा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने माही साहब की गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको इन किताबों में से कोई भी किताब ख़रीदनी हो तो आपको फैसलाबाद के अमीनपुर बाज़ार से भी ये किताब मिल सकती है और ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। दुआओं में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़ुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज़।